आज मैं आपसे अपने हज का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, इरादा पूरा था, दिल पूरा था कि हज कर लें। उसके बाद चांस नहीं था क्योंकि अगले साल हमने वापस आना था। दिन गुजरते गए, जिस दिन वो वीजों की लिमिट खत्म होनी थी, अब मैं क्या करूं, सख्त परेशान। अब बुलावे की बात थी, इरादा तो मेरा था, लेकिन बुलावा अभी शुरू हुआ था। कभी कोई रुकावट, कभी एक रुकावट तो निकल गई। असल चीज है इरादा। बुलावा बात की बात है, वो उसकी मर्जी है, आपका काम है इरादा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक अपने हज का वाकया शेयर करना चाहता हूं और उससे जो एक नतीजा निकलेगा, जो मेरा ज़ाती नतीजा है जिस पे मैं पहुंचा, मैं आखिर में उसके बारे में बात करूंगा। हुआ यूँ कि मैं पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से टर्की गया हुआ था, जिसको तुर्की कहते हैं आजकल, और ये बात है 2002 से 2005 के दरमियान की। जब 2004 का शुरू हुआ तो उन दिनों सर्दियां थी, फरवरी के महीने में सर्दियां थी वहाँ पे, और जो इस्लामी महीने थे, हज तकरीबन फरवरी के महीने में आ रहा था। तो अगले साल हमने वापस आना था, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान जाने से पहले क्यों ना यहीं से हम हज करने चले जाएं, क्योंकि फिर पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से एक साल 2 साल सेटल होने में कहाँ पोस्टिंग होती है, कहाँ जाते हैं, तो बेहतर है कि हम टर्की से ही हज करने के लिए चले जाएं। तो अब मैंने उसका मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मैंने और मेरी मिसेज ने जाना था। तो मैंने बात की, जो हमारे उस वक्त जो मेरे काउंटर पार्ट जो थे उस वक्त सऊदी अरब में, उन्होंने कहा यार अप्लाई करो, आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा, डिप्लोमेटिक वीज़ा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, आप आ जाना वहाँ पे। अचानक मुझे खबर मिलती है कि उन्हीं तारीख़ों में पाकिस्तान से एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन सदर पाकिस्तान के साथ तुर्की के दौरे के ऊपर आ रहा है। तो मुझे बीइंग अ सीनियर अटैची उसके लिए मौजूद होना मेरा बड़ा ज़रूरी था। अब दौरे की डेट कंफर्म नहीं हो रही थी और दिन थे कि गुजरते चले जा रहे थे, और आपको भी शायद पता होगा कि एक ख़ास तारीख के बाद सऊदी अरब वाले जो हज के वीज़ा देना बंद कर देते हैं, बल्कि जद्दा की फ़्लाइट्स के भी बाहर से लोग आने वाले लोगों को मना कर दिया जाता है। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, इरादा पूरा था, दिल पूरा था कि हज कर लें। उसके बाद चांस नहीं था क्योंकि अगले साल हमने वापस आना था। अच्छा, ये करते करते दिन गुजरते गए। अब जिस दिन वो वीज़ों की लिमिट ख़त्म होनी थी, उस दिन फाइनल मैसेज आता है कि सदर पाकिस्तान और वो डेलीगेशन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, सख्त परेशान। दुआ मांगी, यहां से कहीं से निकली, दिल से निकली, और मुझे ख्याल आया कि मैं सऊदी अरब का जो डिफेंस अटैची है उससे बात करता हूँ। ब्रिगेडियर अकबर बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनसे बात की और मैंने साफ बात की। मैंने कहा अकबर साहब, मुझे ऑब्वियसली इंग्लिश में मैंने कहा, मुझे और मेरी मिसेस को सऊदीया जाने के लिए वीज़ा चाहिए, करना मैंने हज है। आप जो कहेंगे मैं लिख दूंगा। मुझे विजिट चाहिए, मुझे विजिट इसलिए चाहिए होगा कि ताकि मैं कहीं भी लैंड कर सकूं। आई नो कि कल के बाद से फ्लाइटें बंद हो जानी है जद्दा के लिए। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मुझे कहने लगे आप एक छोटा सा नोट एम्बेसडर को लिख लें, वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो हम आपका अरेंज कर देंगे। लो जी, उन्होंने ना सिर्फ 24 घंटे के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूं कि अब बुलावे की बात थी, इरादा तो मेरा था, लेकिन बुलावा अभी शुरू हुआ था। कभी कोई रुकावट, कभी एक रुकावट तो निकल गई। मुझे ना सिर्फ ये कि उन्होंने वीज़ा दे दिया, बल्कि सऊदी एयरलाइन में मेरी तारीख भी बुक कर दी, और हमें गालिबन 1 या 2 दिन के बाद ही जाना था, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद वो मिना जाने का टाइम था, यानी कि आपके हज के मनासिक शुरू हो जाने थे। जनाब, बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, सामान बांधा, और उस दिन मैं और मेरी मिसेज वहां से टेक ऑफ किया अंकारा से, और हम इस्तांबुल पहुंच गए। 2 घंटे के बाद अगली फ्लाइट थी। मैंने बड़ी खुशी खुशी अपना जो मेरा और मिसेज का पासपोर्ट था वो मिलिट्री प्रोटोकॉल वाले को दिए, और वो बड़ा ख्याल रखते थे आपका वहां पे। वो बंदा जाता है और हमारा सामान भी ले गया, और कोई आधे घंटा गुजर गया, वो वापस नहीं आया। फ्लाइट जाने में 1 घंटा रह गया। खैर, वहां पे प्रोटोकॉल होता था तो आपको वो 15 मिनट पहले ही फ्लाइट पे बैठाते थे। तकरीबन पौने घंटे के बाद वो आता है, मुझे कहता है कि सर सॉरी,
वो सऊदी अरब वालों ने, जो सऊदी फ्लाइट का जो सऊदी ऑफिसर है सऊदी एयरलाइन का, उसने नो कर दिए, वो आपके बोर्डिंग कार्ड नहीं दे रहा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी जद्दा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरे तो यहाँ लिखा हुआ है एनी एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। तो मुझे कहने लगा इशारा करके कि किसी अफ्रीकन कंट्री के एक डिप्लोमेट थे, उनका जद्दा के लिए नो लिखा हुआ था और वो भी उसी फ्लाइट पे उन्होंने अपना बुक किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो साहब का बस जिसको कहते हैं ना दिमाग फंस गया। उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं जाएगा इन दोनों में से। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है, आई एम ऑथोराइज्ड। उन्होंने कहा सॉरी सर, दैट मैन सेज नो। आप यकीन करें कि एक अजीब हालत हो गई कि क्या अब हम अंकरा से सबको मिल के बच्चों को छोड़ के आए हैं कि हज के लिए जा रहे हैं, अब क्या करना पड़ेगा, वापस जाएंगे? फिर वही कहीं ऐसे दुआ निकली। आप देखिए कि 20 मिनट के बाद वही प्रोटोकॉल वाला दोबारा आता है, मुझे कहता है सर अ फ्लाइट इज गोइंग टू रियाद, सऊदी एयरलाइन की, क्या आपको उसमें ट्रांसफर कर दें? हमने बात की, वो आपको जाने देंगे। अब मैंने सोचा यार मैं कहां जाऊंगा, रियाज कहां पे, जद्दा कहां पे, और आज ही शाम को जो है वो जानी है मिना के लिए गाड़ियां जानी है। अच्छा उससे पहले ये हुआ कि जैसे सिस्टम काम कर रहा था, जब ये सब कुछ हो गया और जब मेरा वीज़ा हो गया तो मैंने वहां पे जो मेरे काउंटर पार्ट थे सऊदियों में पाकिस्तानी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा तू बस इधर पहुंच, बाकी मेरे पे छोड़ दे। मैंने कहा कुर्बानी, कहता सब छोड़ दे। मैंने कहा पैसे, कहता मैं बता दूंगा तुम्हें, मैसेज कर दूंगा। याहू मेल चलती थी उन दिनों, और उन दिनों वो लैपटॉप के ऊपर आपके वो कैमरा लग के आपकी गुफ्तगू भी हो जाती थी, वीडियो भी हो जाती थी। तो उन्होंने कहा वो हो जाएगा, तू बस जद्दा पहुंच, बाकी मेरे पे छोड़ दे, मीना खैमा सब हो जाएगा। अब यहां पे हम फिर फंस गए और अभी अचानक फिर खुशखबरी आ गई कि रियाज की फ्लाइट के लिए आप। अच्छा मैं अब शशोपंज में, क्योंकि मुझे वहां का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वही भाई जो अफ्रीकी मुल्क के थे मुझे कहते डोंट वरी, आई हैव गॉन मेनी टाइम्स, इट हैपेंस, लेट्स गो। मैंने कहा यू श्योर? उसने कहा यस लेट्स गो। मैंने कहा ओके। आप यकीन कीजिए कि सऊदी एयरलाइन के जहाज को प्रोटोकॉल वालों ने रुकवा के, हमारा सामान उस फ्लाइट में पहले वाली जद्दा वाली में रख दिया गया था मेरा, वो निकाल के और उन्होंने इसके ऊपर रखवाया और हमें लेके गए। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं आगे क्या करूंगा, वहां से कैसे जाएंगे? रियाज की तो सुना है 8 घंटे की वहां से ड्राइव है। मैंने अपने दोस्त को, मेरा दोस्त जबीउल्लाह सनाई वहां पे था, जद्दा में था, उसने कहा यार तुम पहुंचो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब हम जनाब बहरहाल हम बैठे, बिस्मिल्लाह की, हम रियाद उतरे। मुझे कुछ पता नहीं था कैसे जाना है। वही अफ्रीकी भाई कहता है डोंट वरी लेट्स गो आउट। वहां से हम निकले, बाहर गए। वहां से उसने एक बड़ी सी लिमोजीन, उसने पूछा, उसने जो किराया बताया, हमने कहा बता लेकिन हमें तू कितनी देर में पहुंचाएगा? 6 घंटे में? उसने कहा नो बाबा, लेस देन 5 आवर्स। यार हम फिर दुआ पढ़ के बैठ गए, पता नहीं किस स्पीड पे वो जाएगा। हम वहां से बैठे। अब मैंने अपने दोस्त को फोन किया, यार हम रियाज पहुंच गए, अब क्या करें? कहने लगा तू बस जैसे ही तू जद्दा पहुंचे इसको कहीं कि तुम्हें कॉर्निश पे उतार दे। अब कॉर्निश भला किधर थी, लेकिन बहरहाल मैंने उसको कहा। यार उसने 4.25 घंटे में, पता नहीं वो 180 पे जा रहा था, 200 पे जा रहा था, अल्लाह ताला ने हमें अपनी ईमान में रखा, हम वहां पहुंच गए। क्योंकि टाइम गुजर रहा था, पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी जो थी वहां से उसने जाना था लोगों को लेके, मेरी उसके ऊपर बुकिंग की हुई थी, हमारे जो वहां पे अटैची थे उन्होंने। कॉर्निश पे उतरा, मेरा दोस्त वहां पे खड़ा हुआ था, उसने पिक किया, हमें घर ले गया। मैंने कहा वो एहराम? कहता है रिलैक्स रिलैक्स, आई विल टेक यू। हमने चाय पी, हम फ्रेश अप हुए। उसने कहा 1.5 घंटा है तुम्हारे पास। 1.5 घंटे के बाद उसने अपनी गाड़ी में बिठाया, 150 किलोमीटर दूर मीकात पे ले गया। हमने एहराम बांधा, मगरिब की नमाज वहां पे पढ़ी, उड़ते हुए वापस आए। उसने हमें सामान जो हमारा था उठाया, सीधा एम्बेसी ले गया। गाड़ी में मैं और मेरी मिसेज आखिरी 2 लोग थे जो उस गाड़ी में बैठे। वहां पे बैठे, मिना पहुंचे। और अब देखिए मेरे पास दिन बड़े कम थे, वही 6 दिन थे ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास अवेलेबल थे, क्योंकि वो डेलीगेशन शायद अब ईद के बाद आना था। हमने बहरहाल पहुंच गए, हज हुआ, अरफात हुआ। अब जब टाइम आया उसका वहां से निकलने का, और जो सबसे पहला दिन, जैसे ही आप तवाफ़े विदा जिसको कहते हैं वो करते हैं तो उसके बाद आप वहां से जा सकते हैं। मैंने कहा सोचा यार ये कैसे हो सकता है कि यहां पे आए हों और मदीना न जाएं। आप यकीन कीजिए
कि एक ऑफिसर पाकिस्तानी जो कि तुर्की से ही बाई रोड अपनी मिसेस के साथ आया हुआ था, मेरा जूनियर था, उससे सरे राह चलते मुलाकात हुई जब हम वो कंकरियां मार के आ रहे थे। कहते हैं सर आप लोगों ने मदीना जाना है? मैंने कहा जाना है, कैसे? कहते सर मैं बाई कार आया हूं, मैंने फौरन निकलना यहां से फारग होते ही। मैं कहा यू श्योर? कहता सर प्लीज आप यकीन कीजिए, आप देखें कि कैसे सबब बन रहे हैं, कैसे सबब बन रहे हैं। मैंने कहा वहां कहां ठहरना है? तो पता चला कि वहां पे एक एक्स एयरफोर्स हमारा जो ऑफिसर है वो पाकिस्तान हाउस जिसको कहते हैं मदीना में, वो उसका इंचार्ज है। कहता मेरी उससे बात हो गई है, अभी फिर फोन कर देता हूं, हमारे कमरे एक रात के लिए बुक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब देखें कि कैसा एक कॉम्पैक्ट हज 5 से 6 दिन, और कैसे सारी जो इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें थी वो कैसे तय होती जा रही हैं। हम मदीना पहुंचे तो मुझे कहने लगा सर यहाँ पे ये मदीना शहर हज के फौरन बाद बहुत दूर आपकी गाड़ियां रोकते हैं, कोई 30 किलोमीटर दूर। हम जहां पहुंचे तो एक उनका शुरता खड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं इससे थोड़ी सी बात करूं, शायद वो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की बात मान ले, एक एयर कमोडोर की बात मान ले। तो एक शुरता नजर आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। मैंने 6वीं 7वीं 8वीं में अरबी पढ़ी हुई थी, थोड़ा सा उस लहजे में उससे बात की, को कहा कि अना पाकिस्तान अस्करी अताशी पाकिस्तान अलंकरा। यदा यदा He let us go in. We drove right into the center of very close to मस्जिद नबवी। हम वहां पहुंचे, सिद्दीक से बात हुई, पाकिस्तान हाउस ठहरे, सारा वक्त जितना मुमकिन था रोज़े रसूल पे हाजिरी दी। सुभान अल्लाह। उसके बाद जो सबसे पहली गाड़ी अगले दिन वापस आ रही थी मक्का की तरफ, जद्दा की तरफ, वो हमें मिली, खाली थी क्योंकि लोग अभी तो आने थे यहां पे, और हम खाली होके वापस पहुंचे। जबी ने हमें अगले दिन पिक किया, सुबह सुबह फ्लाइट में बैठे और 6ठे दिन हम वापस आ गए। क्या खूबसूरत सफर था। तो जो मैं कहना चाहता हूं, असल चीज है इरादा। बुलावाबाद की बात है, वो उसकी मर्जी है, आपका काम है इरादा। इरादा था, दुआ थी, दिल में बात थी, और अल्लाह ताला ने कैसे सारी मनाजिल तय करवाई। सुभान अल्लाह। मैं उन सब दोस्तों का आज भी शुक्रगुजार हूं, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। तो आपका काम है इरादा करना, दिल से इरादा करना। वो ना भी बुलाएगा तो वो आपको सवाब जरूर देगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।